नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के 7 साल हुए पूरे। 9 मई 2015 को की गई थी शुरुआत। 7 साल पूरे होने के मौके पर वित्त मंत्री ने कहा, इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुंच को बनाया संभव। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, सरकार ने किसानों को किया 7,330 करोड़ का भुगतान, मंडियों से हुआ 100% उठान। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान, रविवार शाम चक्रवात आसानी में हुआ तब्दील। चक्रवात के आज बंगाल की खाड़ी में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ने की उम्मीद। मौसम विभाग ने समुद्री तटों पर बारिश होने की जताई आशंका, मछुआरों को तटों पर न जाने की सलाह। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी भूमि दस्तावेज को किया ऑनलाइन। जनता की सुविधा के लिए राजस्व विभाग ई तकनीक को दे रहा है बढ़ावा। किसानों को भू अधिकार ऋण पुस्तिका के लिए अब पटवारी की नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो आयु वर्ग है वो 18 से 50 वर्ष है और इस तरह के व्यक्तियों के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा, 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर बात की जाए तो ये 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा है ये, और 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ये योजना दी जाती है। और आयु वर्ग 18 से 70 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है ये। और अटल पेंशन योजना की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए ये पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की 9 मई 2015 को शुरुआत हुई थी, जिसके आज 7 साल पूरे हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मौके पर कहा कि इन तीनों जन सुरक्षा योजनाओं ने बीमा और पेंशन तक आम आदमी की पहुंच को संभव बनाया है। पिछले 7 वर्षों में इन योजनाओं में पंजीकृत और इनसे लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या इनकी सफलता का प्रमाण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार द्वारा 7 साल पहले चलाई गई इन सुरक्षा योजनाओं पर देशवासियों को बधाई दी है। गौरतलब है कि आज ही के दिन 7 साल पहले सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इन तीनों योजनाओं ने जन सुरक्षा कवच को आम आदमी तक आसानी से पहुंच बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। बीते 7 सालों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 12 करोड़ 76 लाख लोगों को जीवन बीमा सुविधा का लाभ मिला है। इसी तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 28 करोड़ से ज्यादा लोग दुर्घटना बीमा कवच का लाभ ले चुके हैं। और जीवन की सांझ में एक बड़ा सहारा बने अटल पेंशन योजना में 4 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से जनधन से जन सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इन तीनों ही योजनाओं को लागू करने की घोषणा की थी, जिसे 9 मई 2015 को पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया। आपको बता दें कि इन तीनों योजनाओं का मकसद कम से कम लागत में गरीब से गरीब आदमी तक जन सुरक्षा योजनाओं की पहुंच को आसान बनाना था। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि कोई भी व्यक्ति हर दिन 1 रुपए से कम के प्रीमियर पर पूरे साल में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवच का लाभ ले सकता है। इसी तरह से महीने में सिर्फ 1 रुपए की प्रीमियम पर 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का लाभ लिया जा सकता है।
साथ ही साथ अटल पेंशन योजना के तहत महीने में 42 रुपए के निवेश के साथ पेंशन योजना का लाभ गरीबों तक पहुंचाया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी इन तीनों ही सुरक्षा योजनाओं ने आम आदमी तक बीमा सुरक्षा का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। 1 अप्रैल 2020 से कुल 2 लाख से ज्यादा बीमा क्लेम दिए गए, जिसमें सरकार ने 4,194 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। सेटलमेंट रेट 99% से ज्यादा रहा। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा इन योजनाओं की शुरुआत की गई थी। आइए सुनते हैं कि भोपाल से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के अनुभव। इन योजनाओं पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया है। मैंने अपने यूनियन बैंक के सेविंग अकाउंट में बीमा करवाया था 12 रुपये वाला, जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जिसका प्रीमियम ऑटोमेटिक हर साल 12 रुपये कटता है और इसमें 2 लाख रुपए परिवार को सहायता राशि प्राप्त होती है। अगर किसी बीमा वाले का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, और ये मोदी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है। हर खाता धारक को ये योजना का लाभ लेना चाहिए। बैंक द्वारा मुझे 12 रुपये का बीमा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं 330 रुपये वाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दिया गया है। इस बीमा योजना में बहुत लाभ है। 330 रुपये वाले बीमा में मुझे बताया गया किसी भी प्रकार से यदि हितग्राही की मृत्यु होती है तो उसको 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, एवं 12 रुपये का जो बीमा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें दुर्घटना होने पर व्यक्ति को 2 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। ये काफ़ी सस्ती योजना है। मेरे खाते से भी हर साल 12 रुपये कट जाते हैं और ये लाभ मैंने भी ले रखा है, और इस लाभ को सभी नागरिक इसका लाभ लें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मैंने 12 रुपये वाला बीमा कराया है। इसके साथ ही मैंने 330 वाला भी बीमा कराया है, जो कि आकस्मिक दुर्घटना होने पर हमारे फैमिली को 2-2 लाख रुपए मिलते हैं। इस योजना के बहुत सारे लाभ हैं और इस योजना को सभी कस्टमरों को कराने चाहिए, जिससे कि उनके परिवार को सहायता मिल सके। और हिसार से भी ऐसी ही लाभार्थियों की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। मेरे पति ने गुजराणी शाखा गुजराणी से जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपये का बीमा करवाया था। उनका ये अचानक देहांत हो गया। उसके बाद हमें 2 लाख रुपए का लाभ मिला। इसलिए हमें चाहते हैं कि सभी ये बीमा करवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। मेरा लड़का नीरज कुमार था, उसका मैंने बीमा करवाया था। 330 रुपये साल के, जो कि नाम मात्र है, कुछ भी नहीं है। उसकी मृत्यु हुई तो 2 लाख रुपए बैंक ने हमारे को दिए। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गेहूं की खरीदारी इस बार बड़े पैमाने पर की गई। जितना अनाज मंडी में आया उन सबको मंडी से उठाया जा चुका है। इस बार फसल कम हुई है और अलग अलग प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी मंडी तक नहीं पहुंचा। बड़ी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट सीजन रहा है। लगभग जितना अनाज हमारी मंडियों में आया 100% लिफ्टिंग आज के दिन हो चुकी है, और गोदाउन भी और FCI के रैक्स के माध्यम से दूसरे प्रदेशों के भंडारणों में भी उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। पिछले साल के कंपैरेटिव प्रोडक्शन में कमी आई है और जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो लगभग पिछले साल से अगर कंपेयर करूं तो 50% के बराबर है। इसके अंदर फार्मर्स ने होल्ड भी किया है। दूसरे प्रदेशों से जो अनाज आता था वो भी इस बार नहीं आया। और तीसरी चीज़ कि इस बार जो वीट की क्वांटिटी, झाड़ जिसको बोलते हैं, वो भी कम आया है।
दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गेहूं की खरीद से किसानों के खाते में 7,330 करोड़ रुपए जमा किया गया है और प्रदेश में 15 मई तक गेहूं की खरीद की जाएगी। लगभग 7330 करोड़ रुपया किसान के खाते में हमने डिपॉजिट कर दिया है, जो कि 99.5% ऑफ टोटल प्रोक्योरमेंट है। 8 करोड़ रुपया ऐसा है 268 किसानों का जो बाउंस बैक कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी को दिक्कत आई है तो मंडियों में आज के दिन भी ऑफिसर्स तैनात हैं जो अकाउंट रीवेरीफाई कर पेमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। ये फैसला हमने लिया है कि प्रोक्योरमेंट जो है, क्योंकि अब मंडियों में अनाज नहीं आ रहा और 15 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोक्योरमेंट की हमें परमिशन दे रखी है। हम 10 तारीख से, परसों से फेज आउट करना शुरू करेंगे। जितने हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स चल रहे हैं उसको धीरे धीरे 5 दिनों के अंदर हम शट डाउन करेंगे और जो हमारी बड़ी मंडियां हैं, जो हमारी प्राथमिक मंडियां हैं, उनको हम 15 तारीख तक पूरी तौर पर एक्टिव रखने का काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सीजन में 1.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर सरसों की खेती की गई और मंडियों में सरसों एमएसपी से 1500 से 2000 रुपए ऊपर पर खरीद हुई। उन्होंने कहा कि 24 केंद्रों पर दाल की भी खरीद की गई। एक खुशी की बात है कि इस बार मस्टर्ड पिछले साल से 1.5 लाख हेक्टेयर में ज़्यादा उगाई गई थी। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मंडी के अंदर सिर्फ 8 किसान सरसों को लेकर आए और 8 किसानों की सरसों का हमने ऑक्शन किया और एमएसपी से ज़्यादा ही मार्केट के अंदर उसके भी बायर थे। तो सरकार को एक दाना भी एमएसपी पे आज के दिन सरसों का नहीं खरीदना पड़ा। प्राइवेट के अंदर 1500 से 2000 रुपये एमएसपी से ऊपर हमारी सरसों बिकी है। जहाँ पर दालों की बात आई है, दालें भी इस बार हमारी डेजिग्नेटेड 24 मंडियों में हमने प्रोक्योरमेंट खोली थी, वहाँ भी किसी प्रकार की भी दाल का आना नहीं हुआ। और जो हमारी क्रॉप्स थी उसके अंदर भी व्यवस्था बनी रही। मंडियों में क्रॉप्स जरूर आई मगर प्राइवेट बायर्स ने उसको भी टाइम अनुसार खरीदने का काम किया। और किसानों को अक्सर अपने भूमि संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। किसानों को होने वाली इस परेशानी से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सभी भूमि दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया है, जिसे किसान आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन ने कहा कि प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं अमेज़न की तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि वर्षों पूर्व आमजन और किसानों को अपने खाते की नकल पाना कठिन कार्य था, जिसे अब ऑनलाइन कर दिया गया है। किसानों और आम जनता को भू अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिए भू अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी क्यूसिक सेंटर या फिर कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एंड्रॉयड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रुपये अदा करके ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान कल चक्रवात आसानी में तब्दील हो गया। चक्रवाती तूफान 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात के आज बंगाल की खाड़ी में 111 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा तट के पास समुद्र की स्थिति आज खराब और 10 मई को अत्यधिक खराब हो जाएगी। चक्रवात के प्रभाव से पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। चक्रवात के मद्देनजर मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 10 मई से अगली सूचना तक समुद्र में और पश्चिमी बंगाल एवं उड़ीसा के तटों पर नहीं जाएं।
कोलकाता नगर निगम ने अपने कर्मचारियों और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा है। कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यहां भारी बारिश हो सकती है। उड़ीसा के गजपति, गंजम, पुरी, खुर्दा, कटक और जगत सिंहपुर जिलों में बारिश के मद्देनजर ODRF की टीमों को पुरी, सतपाड़ा, अस्टारंगा, कृष्ण प्रसाद, जगत सिंहपुर, भ्रदक और महाकालपारा, राजनगर और गंजम में तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसान आने वाले तूफान से सतर्क हैं और खेत में पड़ी उनकी फसल सुरक्षित रहे, इसके लिए उपाय भी कर रहे हैं। तूफान आने वाला हो तो लड़ाई करने पड़ेगा। क्या कुछ है भविष्य में कुछ होगा, क्या होगा तो अब मेरा को मालूम नहीं। कुछ लोग उठा लिया, वो गाड़ी में मशीन में काट लिया, किंतु उसमें जोत अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग हाथ में काट रहा है। जितना ज़्यादा जल्दी हो सके हम सबको सब इकट्ठा करके हम एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तूफान आने से पहले सबको इकट्ठा करके हम बचा सकें। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा 21 जून 2022 को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के काउंटडाउन के रूप में आज योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला गुजरात के पोरबंदर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के काउंटडाउन के रूप में योग कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष की गौरवशाली वर्षों का उत्सव मनाने के लिए ये कार्यक्रम मत्स्य पालन विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक है। ओडिशा भुवनेश्वर से केवल 75 किलोमीटर दूर उड़ीसा के खुर्दा जिले में तांगी चांदपुर के पास पक्षियों का स्वर्ग स्थल है मंगला जोड़ी। ये चिल्का झील के किनारे पर स्थित 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हर साल सर्दियों में 3 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। मंगला जोड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी संरक्षित स्थलों में से एक होने का गौरव भी प्राप्त है। संरक्षण का प्रयास जो 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ था, अभी तक कायम है। एक व्यक्ति के प्रयासों से शुरू हुई बदलाव की ये कहानी सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों सहित कई अन्य लोगों को संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रेरित कर रही है। प्रवासी पक्षियों की प्रजातियों की विशाल संख्या मंगला जोड़ी को दुनिया के जैव विविधता मानचित्र में एक रत्न बनाती है। और सॉन्ग ऑफ द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अविनाश खेमका और पंचमी मानू उकिल द्वारा 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है जो प्राकृतिक आवासों और वन्य जीवों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है और इनके पास रहने वाले समुदायों में जागरूकता पैदा करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के प्रयासों के जरिए हम अपने पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक अहम रोल अदा कर पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी प्रेरित कर सकेंगे। और आइए अब देखते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। बिहार के किसान मक्का की सिंचाई कर ले, साथ ही यूरिया और उर्वरक की जरूरत लगे तो इनका भी इस्तेमाल करें। बिहार में इस समय मूंग की बुआई की जा सकती है, वहीं आम में सुंडी का आक्रमण होने का खतरा देखा जाता है। रोकथाम के लिए वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन धान, उड़द और मूंग की खड़ी फसलों की सिंचाई करें, साथ ही इनकी थ्रिप्स कीड़ों से बचाव के जरूरी इंतजाम भी कर ले। तिलहनी फसलों में शाखाएं बन जाने पर और मूंगफली में फली बनने पर सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में जिन किसानों की गन्ने की फसल घुटनों के बराबर हो गई है, वो निराई गुड़ाई का काम करें। उर्वरक भी डालें, जरूरत पड़ने पर सिंचाई भी करते रहें। ओडिशा के जाजपुर में ग्रीष्मकालीन धान को तना छेदक से बचाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाएं। मक्का में फाल आर्मी कीट लग गया हो तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% का छिड़काव करें। यहीं पर बैंगन में फल छेदक के आक्रमण का अंदेशा है। रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशक का इस्तेमाल करें। ओडिशा के किसान दलहनी फसलों, सब्जियों और मूंगफली में एफिड के हमले को रोकने के लिए वैज्ञानिक सलाह से उपाय करें। तरबूज और आम की पैदावार बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी देते रहे। ओडिशा में ही बैंगन, मिर्च, खीरा, करेला और भिंडी में कीटों की निगरानी करते रहें।
टमाटर में छेदक की समस्या इस मौसम में देखने को मिलती है। किसान उसे भी दूर करने के उपाय करे। ओडिशा में पकी प्याज की फसल की कटाई कर ले। साथ ही मिर्च को सड़न रोग से बचाने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव जरूर करे। पपीते की खेती के लिए अच्छे जल निकास और पर्याप्त जीवांश वाली बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बेहतर मानी जाती है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.7 के बीच हो। ध्यान रहे, पौधे की जड़ में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ जाएंगे। भारत के लिए CO1, CO2 और CO6 के अलावा पूसा मेजेस्टी, पूसा जायंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस और रेड लेडी बेहतर किस्में हैं। 1 हेक्टेयर के लिए करीब 500 ग्राम बीज की जरूरत होती है। नर्सरी में स्वस्थ बीजों का ही चुनाव करें और बीजोपचार जरूर कर लें। पपीते की नर्सरी जमीन पर भी तैयार की जा सकती है और पॉलीथीन की थैलियों में भी। जमीन पर तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी तरह जुताई करें और उसमें गोबर की खाद मिला लें। फिर 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें। क्यारियों में बीज को कतारों में लगाना है। कतार से कतार की दूरी 10 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 1 सेंटीमीटर रखी जाती है। बीज को गोबर की खाद या कंपोस्ट से ढक दें और फिर पुआल बिछा दें। अच्छे अंकुरण के लिए पौधशाला में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अगर आर्द्र गलन रोग दिखाई दे रहा हो तो बोर्डो मिश्रण 5:5:50 की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पपीते के बीज 7 से 15 दिन में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरण के तुरंत बाद पुआल हटाकर हल्की सिंचाई कर दें। पौधे जब 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो उन्हें रोप लें। रोपाई के समय हर गड्ढे में 2 पौधे लगाने हैं। पॉलीथीन में नर्सरी तैयार करने के लिए छेद वाली थैलियां लें। थैलियां 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी हों। इनमें बालू, कंपोस्ट और मिट्टी को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर भर दें। थैली का ऊपरी 2 सेंटीमीटर हिस्सा खाली रखना है। अब हर थैली में 2 से 3 बीज 1 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में लगाने हैं। थैलियों में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें और जब पौधे 15 से 20 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो थैलियों को नीचे से काटकर गड्ढों में रोप दें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। गृह मंत्री अमित शाह असम के 3 दिन के दौरे पर दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मनकाचर में भारत बांग्लादेश सीमावर्ती क्षेत्र पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा भवन परिसर के मुख्य गेट और दीवार पर रविवार को अलगाववादी झंडे और पोस्टर लगने के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इसके अलावा बम निरोधक दस्ते और QRT को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के डैम, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सरकारी भवनों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में रविवार शाम एक लॉरी और एक ऑटो ट्रॉली की टक्कर होने से दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कामारेड्डी के पुलिस अधीक्षक श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरोपी चालक की पहचान हो गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 3,207 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,410 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 0.82% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.95% दर्ज की गई। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 190.34 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 13.5 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के नई ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि 3 दिनों तक देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ चिंतन किया गया कि 25 साल बाद हमारा स्वास्थ्य ढांचा कैसा हो। इसी आधार पर स्वास्थ्य क्षेत्र का रोड मैप बनेगा।
उच्चतम न्यायालय में आज 2 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जमशेद बुरजोर पर्दीवाला को शपथ दिलाई। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले स्थानीय नेताओं और लोगों ने हंगामा किया। कुछ स्थानीय नेता और लोग वहां पहुंचे MCD के बुलडोजर के आगे बैठ गए हैं। फिलहाल शाहीन बाग में मलबा उठाने के लिए भी कुछ गाड़ियां लाई गई हैं। अतिक्रमण हटाने का काम दिल्ली पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा की मौजूदगी में किया जाएगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर